देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। डोनाल्ड ट्रंप को अगर शराफत से ग्रीनलैंड नहीं मिला तो क्या वो उस पर हमला कर देंगे? क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर टॉम हॉक मिसाइल दाग देंगे? क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर F-35 फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर से बमबारी कर देंगे? ट्रंप ने दावोस में डेनमार्क समेत पूरे नाटो को 2 टूक वार्निंग दी है। ट्रंप ने यह कह दिया है कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए। सिर्फ हम ही हैं जो ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकते हैं। ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश तक कह दिया। ट्रंप ने यह याद दिलाया कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में डेनमार्क जर्मनी से ग्रीनलैंड को नहीं बचा पा रहा था। अमेरिका ने ही हिटलर से ग्रीनलैंड की रक्षा की। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप अब नाटो को अमेरिका की ताकत याद दिला रहे हैं। यूरोप को यह पता रहे, उसे यह याद रहे कि अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर है, टॉम हॉक मिसाइल है, F-35 जेट जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स है। अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी ट्रंप ये इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई भी उनके रास्ते के आड़े आया तो फिर वो रुकेंगे नहीं। जिद्दी नंबर 1 उनका सर्वनाश करके मानेगा। But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने यूरोप को खुल्लम खुल्ला डराया। Tomahawks, Patriots, we have the best equipment. F-35s, F-47, the new one just coming out. They say it's the most devastating plane, fighter jet ever. Who knows? ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने नाटो को महाशक्ति का रौब दिखाया। We're a great power, much greater than people even understand. सीक्रेट वेपन का डर दिखाकर नाटो का पसीना छुड़ाया। Nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. क्या बिना युद्ध लड़े ही ट्रंप की मुट्ठी में ग्रीनलैंड आया? And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power. क्या नाटो ट्रंप के आगे झुकेगा या अमेरिका से महायुद्ध लड़ेगा? अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच इस बर्फ के टुकड़े को लेकर ट्रंप दादागिरी पर उतर आए हैं। ट्रंप ने नाटो देशों को साफ मैसेज दे दिया है, उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पर। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए वहां अपनी फौज उतारेंगे? क्या ट्रंप टॉम हॉक मिसाइलों से ग्रीनलैंड पर अटैक करेंगे? क्या ट्रंप के F-35 फाइटर जेट ग्रीनलैंड पर बमबारी कर देंगे? क्या ट्रंप के हमलावर रुख से नाटो डर गया है? क्या ग्रीनलैंड को लेकर नाटो ने समझौता कर लिया है?
asking for is a piece of ice. अब मैं सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा मांग रहा हूं, एक निर्जन और दूर दराज का इलाका जो दुनिया की शांति और स्थिरता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम अब तक यूरोप को जितना कुछ देते रहे हैं उसकी तुलना में ये बहुत छोटी सी डिमांड है। हम कई दशकों से उनको देते आए हैं। हमने उनको अरबों खरबों डॉलर की रकम दी है। वो हमारे हथियार खरीदते हैं। ये सच है, हम बहुत ताकतवर हथियार बनाते हैं और अब तो और तेज रफ्तार से बना रहे हैं। हमारे पास टॉम हॉक मिसाइलें हैं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, F-35 फाइटर प्लेन है और अब नया फाइटर जेट F-47 बन रहा है। लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला लड़ाकू विमान होगा। पता नहीं, सब लोग तो यही कह रहे हैं। आपको याद होगा 6 जहाज जिनका लोग पता तक नहीं लगा सके। हमारे B-2 बॉम्बर ईरान तक गए, वहां तबाही मचाई और फिर सुरक्षित वापस आ गए। तो हम दुनिया की सुरक्षा के लिए बर्फ का एक टुकड़ा चाहते हैं और वो देने से इनकार कर रहे हैं। हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। हम चाहते तो जमीन का वो टुकड़ा अपने पास रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उनके पास 2 विकल्प हैं, वो चाहें तो हाँ कहें, इससे हमें खुशी होगी, और वो चाहें तो ना कर दें, लेकिन फिर हम इसको याद रखेंगे। Or you can say no, and we will remember. ट्रंप पिछले कई दिनों से ग्रीनलैंड को लेकर नाटो को धमका रहे हैं। यूरोपीय नेताओं के प्राइवेट मैसेज पब्लिक डोमेन में डालकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। Building the Golden Dome, that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? ट्रंप 2 टूक कह चुके हैं कि अमेरिका के बिना नाटो की कोई औकात नहीं। यूरोप राजी हो या ना हो, वो हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लेंगे। We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we... ट्रंप यूरोप को आंख दिखा रहे हैं। ट्रंप नाटो को अपने B-2 बॉम्बर से लेकर उन सीक्रेट हथियारों के बारे में बता रहे हैं जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरे यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. ट्रंप के इस तेवर से नाटो में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पूरा यूरोप अब ट्रंप के सनकपन से निपटने की तैयारी कर रहा है। Obviously, from our part of the world, it's extremely important to... हमारे इलाके के नजरिए से देखें तो जाहिर है कि हम ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों देशों के बीच नजदीकी तालमेल है। मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन हम ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम किसी भी दबाव में आकर कतई नहीं करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या नाटो ट्रंप के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा या उन्हें ग्रीनलैंड सौंपेगा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्यूचर डील का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कौन सी डील की है? क्या डेनमार्क ट्रंप की डील पर मानेगा या ट्रंप के साथ युद्ध की ठानेगा?
isoleret positivt. इससे साफ होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार है। अलग से देखें तो ये सकारात्मक है कि उन्होंने कहा है हम सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात जरूर नोट करने लायक है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किराए पर लेने से बेहतर है मालिक बनना, और ये भी कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए चुनौती अभी भी बनी हुई है। क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सोच का ऐसा तरीका जो हमारी मौजूदा संस्थाओं से मेल नहीं खाता। ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा है, डेनमार्क भी नाटो का हिस्सा है, और हम ग्रीनलैंड में अपनी संप्रभुता का पूरा अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। Grønland er en del af NATO. Danmark er en del af NATO. ट्रंप इस समय युद्ध मोड में है। एक बार जिस चीज की जिद पकड़ लेते हैं फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। ये बात ट्रंप ने वेनेजुला में साबित कर दी है। वेनेजुला के हमले के फौरन बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि 5000 किलोमीटर दूर डेनमार्क के अधिकार वाली जमीन के इस टुकड़े पर वो कब्जा करके रहेंगे, फिर इसके लिए चाहे उन्हें नाटो के साथ युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। मिशन ग्रीनलैंड के रास्ते में आने वाले देशों को ट्रंप ने पहले अपने टैरिफ बम से धमकाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने यूरोप को अमेरिका की ताकत याद दिलाई। ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइलों का पावर बताया। B-2 बॉम्बर का खौफ दिलाया, और यहां तक नेक्स्ट जनरेशन F-47 फाइटर जेट का ट्रेलर भी दे दिया। I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी की 3 अहम वजह हैं। पहली, चीन और रूस के साथ रणनीतिक बढ़त के लिए ये जगह अहम है। दूसरी, यहाँ चीन की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और तीसरी, ये जगह दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। दिलचस्प बात यह है कि जिस रूस का डर दिखाकर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं, उसी रूस को ट्रंप के इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है। Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаванию। खैर, ग्रीनलैंड में जो हो रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास अमेरिका के साथ इसी तरह के मुद्दों को सुलझाने का अनुभव भी है। 19वीं सदी में मुझे लगता है ये 1867 की बात है। जैसा कि हम जानते हैं, रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेचा था और अमेरिका ने इसे हमसे खरीदा था। अगर आप इसे अमेरिका द्वारा अलास्का खरीदने की कीमत से तुलना करें तो ग्रीनलैंड की कीमत लगभग 200-250 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती। अगर आप उस समय के सोने की कीमत से तुलना करें तो ये आंकड़ा और भी अधिक होता, शायद करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इस कीमत को वहन कर सकता है। Замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией। पुतिन ने नाटो के बीच फूट डालने के लिए चाल चल दी है, तो उधर यूरोप भी अब ट्रंप के आगे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर झुकता नजर आ रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर मुहर लग जाएगी। आज रात राष्ट्रपति के साथ मेरी बातचीत में ये मुद्दा फिर से नहीं उठा। वो ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि उस विशाल आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जहां इस समय तेज बदलाव हो रहे हैं और जहां चीन और रूस की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। हमारी बातचीत का मुख्य फोकस यही था कि उस क्षेत्र की रक्षा कैसे की जाए, और अब आज आर्कटिक क्षेत्र को लेकर इस समझौते पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। मुझे लगता है कि इसके लिए हम उन्हें
नेतृत्व दिखाने के लिए सराह सकते हैं। वो स्वतंत्र दुनिया के नेता हैं, वो धरती के सबसे शक्तिशाली देश के नेता हैं और नाटो के सबसे बड़े सहयोगी हैं। वो ठीक वही कर रहे हैं जिसकी मुझे उनसे उम्मीद थी जब वे दोबारा चुने गए थे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैं उन्हें उनके पहले कार्यकाल से जानता हूं। इस समझौते के बाद ट्रंप ने डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे सभी यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से लगने वाली भारी भरकम टैरिफ को भी टालने का फैसला किया है। It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else. How long is it, Mr. President? Have you already spoken to other European leaders? What? Have you already spoken to other European leaders? Yes, I have. How long would the deal be, Mr. President? Infinite. Did you speak to Denmark? There is no time limit. It's forever. And how would you ratify the deal? Will there be money involved? It's signed forever. लेकिन सवाल यह है कि क्या डेनमार्क और बाकी यूरोपीय देश इतनी आसानी से ट्रंप को ग्रीनलैंड दे देंगे या फिर ट्रंप से युद्ध करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द साफ तौर पर मुझे अपने सिद्धांतों से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के इरादे से कहे गए थे। चागोस को लेकर उन्होंने जो कहा वो शब्दशः उसी वाक्य में था जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया। यही उनका मकसद था और ग्रीनलैंड का भविष्य एक ऐसा दो टूक मुद्दा बन चुका है जो इस समय दुनिया को बांट रहा है और इसके ठोस नतीजे हो सकते हैं। मैं ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर अपने रुख पर साफ और लगातार रहा हूं। ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साम्राज्य के हाथ में है और किसी के नहीं। ट्रंप को किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चर्चा यह है कि पुतिन की ट्रंप की गाजा बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री होने जा रही है। जी हां, यह बात खुद ट्रंप ने दावोस में कही है। पुतिन ने यह भी माना है कि ट्रंप ने उन्हें न्योता भेजा है। आखिर ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? पश्चिमी एकता के लिए कैसे खतरा बनता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस? बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पुतिन ने कौन सा नया दांव चला है, समझिए इस रिपोर्ट से। पुतिन क्यों देने को तैयार है ट्रंप को $1 अरब? डोनाल्ड ट्रंप के दूत क्यों आ रहे हैं मॉस्को? पश्चिमी एकता के लिए खतरा क्यों है बोर्ड ऑफ पीस? बोर्ड ऑफ पीस से क्यों दूर है यूरोप के ताकतवर देश? पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है कि पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के क्लब में एंट्री हो रही है। ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। इस ऐलान की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूरोप के ताकतवर देशों ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाकर रखी है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। About Russia trying to come and take over Greenland. If you're worried that Putin would do something like that, why invite him to join your board of peace? Because we want everybody. We want all nations. We want all nations where people have control, people have power. Where we're never going to have a problem. This is the greatest board ever assembled, and everybody wants to be on it. But yeah, I have some controversial people on it. But these are people that get the job done. These are people that have tremendous influence. But all babies on the board, there wouldn't be very much. So he was invited. He's accepted. Many people have accepted. I don't know of anybody that hasn't accepted. But it's going to be great. I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. We're going to have peace. It started off with Gaza and the Middle East. We've got peace in the Middle East.
tremendous peace in the Middle East. Nobody thought that was possible. आखिर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस क्यों बनाया है? इसका मकसद क्या है? इसमें ताकतवर देशों के शामिल होने पर वो क्यों जोर लगा रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप की तरफ से शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर पेश किया जा रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इसे गाजा में इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब इसे एक स्थायी बोर्ड बनाने और इसमें शामिल होने के लिए एक के बाद एक देशों को न्योता भेजा जा रहा है। बोर्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना को लागू करने के लिए बनाया गया था। ट्रंप अपनी इस योजना के तहत संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने, इजराइल फिलिस्तीन के अधिकारियों की मदद से कानून का शासन बहाल करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के न्योते को मौके की तरह देख रहे हैं। रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पर्सनल न्योता भेजा है। इस ऑफर के लिए मैं ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने हमेशा इंटरनेशनल स्थिरता के लिए उठाए गए कदम को सपोर्ट किया है। हम जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन समस्या का भी समाधान निकालने की कोशिश में है। लेकिन रूस ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए एक शर्त भी रख दी है। ट्रंप ने बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब का सदस्यता शुल्क रखा है, जिसे लेकर रूस ने बड़ा दांव चला है। मॉस्को ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध के बाद जब्त की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करके ही स्थायी सदस्यता के लिए शुल्क का भुगतान करने को तैयार होगा। पुतिन ने रूस के फिलिस्तीन कनेक्शन का भी जिक्र किया। रूस का फिलिस्तीन के लोगों के साथ स्पेशल रिश्ता है। हमें लगता है कि हम $1 बिलियन पीस काउंसिल को दे सकते हैं, उन एसेट जो पहले की अमेरिकी सरकार ने फ्रीज किए हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे फ्रीज किए गए एसेट से युद्ध में तबाह इलाकों को बसाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तब होगा जब रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता होगा। हालांकि अभी रूस का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला फाइनल नहीं है। पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में इस न्योते पर चर्चा की है। पुतिन के हवाले से कहा गया है कि मॉस्को इस न्योते का जवाब तभी देगा जब विदेश मंत्रालय इस समझौते का अध्ययन कर लेगा और रणनीतिक साझेदारों के साथ बातचीत कर लेगा। ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस से यूरोप के देश दूरी बना रहे हैं और ट्रंप का रूस को शामिल करने की पेशकश के बाद इससे पश्चिमी एकता हिल सकती है। रूस को लेकर ट्रंप का कदम अमेरिका और यूरोप में चले आ रहे तनाव को और बढ़ा सकता है। यूरोप के ताकतवर देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश शामिल। ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज उनके 2 दूत मॉस्को पहुंच रहे हैं। ट्रंप का मैसेज लेकर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को में पुतिन से बोर्ड ऑफ पीस को लेकर बात करेंगे। पुतिन का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका से पहले भी बात की जा चुकी है। पीस बोर्ड में अगर पुतिन शामिल होते हैं तो ये उनकी बड़ी रणनीतिक चाल होगी। पुतिन ये सब ट्रंप को खुश करने के लिए और आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका में रूस की सिर्फ $4 से $5 अरब की प्रॉपर्टी जब्त है, जबकि दुनिया भर में रूस की जब्त प्रॉपर्टी करीब $300 अरब की है। प्रस्ताव की टाइमिंग गौर करने वाली है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 5वें साल में प्रवेश करने वाली है। सर्दी में पुतिन ने यूक्रेन के पावर सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन की फौज यूक्रेन की पावर सप्लाई कट करने में जुटी है। यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक जारी है। कई इलाकों से रूसी सेना ने यूक्रेन की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस के ड्रोन यूक्रेन में तबाही बरसा रहे हैं। ये ज़ापोरिज़िया की तस्वीर है, जहां रूस के ड्रोन अटैक के बाद आग की लपटें नजर आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूस के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेनी सैनिकों के पोस्ट पर रूसी मिसाइलों का वार जारी है। ज़ेलेंस्की की सेना के अंडरग्राउंड शेल्टर को भी पुतिन की फौज निशाना बना रही है। यूक्रेन की सेना को सूमी में भी ताबड़तोड़ रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
रूस की फौज मोर्टार की मदद से यूक्रेनी सैनिकों के बंकर और ठिकानों को तबाह कर रही है। पुतिन जंग खत्म करने के मूड में एकदम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल ट्रंप ने दावोस के मंच से जल्द ही युद्ध खत्म होने का दावा किया। It's time that NATO step up. We're helping them with Ukraine. Without us, I think Putin would have gone all the way. I think we have it. I think there could have been a World War III. पुतिन का यूक्रेन पर प्रहार जारी है। इधर अमेरिका के साथ गाजा पीस बोर्ड को लेकर ट्रंप से उनकी नजदीकी बढ़ रही है। गाजा पीस बोर्ड के बहाने क्या ट्रंप जंग रुकवाने में सफल होते हैं या पुतिन की मनमानी यूं ही चलती रहेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस मना रहे हैं तो वहीं ईरान पर भी हमले की पूरी तैयारी करके रखी है। ईरान में लोग तानाशाह खामेनेई की क्रूरता का शिकार हो रहे हैं। ईरान की सिक्योरिटी फोर्स सड़कों पर लोगों को अंधाधुंध फायरिंग से निशाना बना रही है। रोजाना बर्बरता के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान खौफ से सहम जाए। लेकिन दहशत में इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप नाम का खतरा चारों तरफ से घेरे हुए है। अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट ईरान पहुंचने ही वाले हैं। ट्रंप किसी भी वक्त खामेनेई के खात्मे का ऑर्डर दे सकते हैं। ईरान को लेकर एक एक अपडेट और पूरी डिटेल आप देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ईरान विद्रोह की आग में नॉनस्टॉप जल रहा है। विद्रोह को दबाने के लिए खामेनेई कत्लेआम कर रहा है। क्या ट्रंप ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले हैं? छब्बीस दिनों में ईरान धधक रहा है। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बीच सड़क पर लोगों को काटा जा रहा है। लेकिन खामेनेई का विरोध बदस्तूर जारी है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्स अपने ही लोगों का खून बहा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लहूलुहान होकर भी किसी भी आग से गुजरने को तैयार है। ईरान से सामने आए सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। IRGC दिन दहाड़े निहत्थे ईरानी लोगों पर गोलियां चला रही है। तेहरान का डरावना नजारा है, जिसमें फोर्स लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करती दिख रही है। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हैं। हिंसा अपने चरम पर है। नरसंहार ऐसे हो रहा है मानो कोई खेल चल रहा हो। सड़कों पर खामेनेई की फोर्स का कब्जा है। खामेनेई के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसे ढेर कर दिया जा रहा है। पूरे ईरान में घोर अराजकता फैल गई है। प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान में मस्जिदों में आग लगाई जा रही है। अब तक 250 से ज्यादा मस्जिदों को फूंक दिया गया है। ईरान में खामेनेई विरोधी फिर से सड़कों पर है। अब ये तस्वीरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि खामेनेई ने कुछ देर के लिए इंटरनेट पे से बैन हटाया था। सड़कों पर आग लगी है। लोगों का हुजूम खामेनेई की सत्ता को भस्म करने के लिए उतावला हो रहा है। खामेनेई विरोधियों ने ईरान के सरकारी टीवी को हैक कर दिया। उस पर रजा पहलवी का संदेश दिखा दिया गया। अली खामेनेई रहबर रजीम इश्गालगर ईरान است। ईरान की महान जनता, मेरे बहादुर बच्चों, मेरी शोक में डूबी लेकिन अडिग
बहनों और भाइयों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता ने इतिहास बदल दिया है। तुम आजादी की अगली पंक्ति में खड़े हो और हम इस शासन के अंत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। ईरान के सबसे अच्छे बच्चों की शहादत का गम बहुत भारी है, लेकिन हम इस गम को जागरूक गुस्से में और खामेनेई और उसके देशी विदेशी एजेंटों के खिलाफ अटूट इरादे में बदल देंगे। तैयार रहो, सड़कों पर लौटने का वक्त आएगा, और भी बड़े पैमाने पर, और भी ताकतवर, और भी दृढ़ संकल्प के साथ, तेहरान को जीतने के लिए, ईरान को वापस पाने के लिए। अंतिम जीत तक ये संघर्ष जारी रखना सिर्फ राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, बल्कि आजादी के रास्ते के शहीदों और उनके पवित्र खून से किया गया वादा है। هیچ جنایتی بی پاسخ نمیماند. نام تو ثبت شده است. विरोध की ज्वाला ऐसी भड़की है कि ईरानी फोर्स के दमन के बावजूद दिव्यांग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 3117 लोग मारे गए, लेकिन लोगों का दावा है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की इस्लामिक सरकार की कार्रवाई में मरने वालों का सही आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। मारे गए लोगों की एक्चुअल संख्या 25,000 तक हो सकती है। ईरान के लिए विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। दावोस में WEF आयोजन स्थल के बाहर ईरानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। बर्लिन में हजारों लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों के लिए एकजुटता दिखाई। उधर ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा सुपर हाई है। वो ईरान को वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकी दे रहे हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said something. When they made a statement, we always said, why isn't Biden saying anything? Because he didn't. But a president has to defend a president. Like if I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? क्या खामेनेई के खात्मे के लिए ट्रंप बहुत जल्द बड़ा कदम उठाने वाले हैं? अमेरिका का सबसे पावरफुल युद्धपोत अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर F-35, F-16, F-22 और F-15 फाइटर जेट्स तैनात हैं। मतलब ईरान के पास पहुंचकर युद्धपोत से अमेरिका ईरान पर बमों की बारिश करने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को अब तक की सबसे सीधी धमकी जारी की है और वार्निंग दी है कि अगर इस्लामिक गणराज्य पर नए सिरे से हमले किए जाते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उससे जवाबी हमला किया जाएगा। अगले 48 घंटे में ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से खामेनेई हर अड्डे पर अटैक किए जा सकते हैं। ट्रंप ने परमाणु पावर से लैस दूसरे युद्धपोत USS जॉर्ज बुश को फारस की खाड़ी रवाना किया है। युद्धपोत 15 जनवरी को वर्जीनिया के नॉरफ्लॉक से रवाना हुआ था। इसे भूमध्य सागर में इजराइल के पास भी तैनात किया जा सकता है। ट्रंप ने आसमान से भी खामेनेई की घेराबंदी कर दी है। F-35 जैसे फाइटर जेट के साथ KC-135 जैसे हवा में तेल भरने वाले जहाज इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भेज दिए हैं। मिडिल ईस्ट में इसलिए भी ईरान पर हमले को लेकर चिंता है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में एक और आशंका जाहिर की गई है। अगर खामेनेई और इस्लामिक रिजीम का अंत होता दिखा तो खामेनेई के करीबी मुशर्रफ परमाणु रिएक्टर पर खुद हमला करा सकते हैं। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो बहुत तेज गति से टारगेट पर अटैक करती हैं। S-400 के लिए इन्हें 100% इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। अमेरिका EW सिस्टम से S-400 के रडार और कमांड सिस्टम को जाम और मिसगाइड कर सकता है। ईरान के पास जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उन्हें यहां तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। इतनी देर में अमेरिका के युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को हवा में मार गिराएंगे। चीन ने 16 कार्गो विमान तेहरान भेजे हैं। आशंका जताई जा रही है खामेनेई
ऑर्डर पर जिनपिंग ने हथियार भेजे हैं। ट्रंप की युद्ध मशीनरी इसके बारे में बता रही है। I think the U.S. should be taking every step possible to end this regime. The Ayatollah Khamenei hates America. He regularly leads massive mobs chanting death to America. In fact, every year in Iran, they celebrate as a holiday Death to America Day. It's the anniversary of the Iranian Revolution. ईरान पर हाई लेवल का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप किसी भी वक्त अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो खामेनेई का अंत तय है। बड़ी खबर आपको दे दी, जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवान शहीद होने की खबर आ रही है, वहीं 10 जवान घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत भयानक ये हादसा हुआ है। 10 जवानों की शहादत हो गई है इस हादसे में। जम्मू कश्मीर के डोडा में ये भीषण हादसा हुआ है। खाई में सेना की गाड़ी गिर गई, 10 जवानों की शहादत की खबर है। 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये रेस्क्यू टीम की तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जम्मू के डोडा में ये घटना घटी है जहां सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। खाई में गिर जाने की वजह से 10 जवानों की शहादत की खबर आ रही है और 10 जवान इस हादसे में घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति क्या है, अभी इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल नहीं आ पाई है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस खबर पर लाइव जुड़ गए। मनीष, पहले तो आप ये घायलों की स्थिति बताएं, जो घायल जवान हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और करीबन 10 बजे के लगभग आज सुबह ऑपरेशनल एरिया है खन्नी का, जो कि भदरवा डोडा के बीचों बीच पड़ता है और वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा था। उसी दौरान ये जो कैस्पर गाड़ी है जिसमें 15 जवान थे वो वापस अपनी यूनिट की तरफ आ रहे थे और जो दूसरे जो जवान थे वो आगे की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान इस एरिया में स्लिप होते हुए जो ये पूरी कैस्पर गाड़ी है वो नीचे खाई की तरफ गई, जिसमें 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और करीबन 5 से 6 की संख्या में ऐसे जवान हैं जो बुरी तरीके से गंभीर तौर पर अभी चोटिल हैं। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उनको स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। डोडा भदरवा किश्तवाड़ में पिछले कई दिनों से लगातार बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें आतंकियों के सफाई के लिए ये जो राष्ट्रीय राइफल की टीम थी, इनको जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो डोडा और भदरवा के जो ऊपर की पहाड़ी का एरिया है वहाँ पर था और ये लगातार काम कर रहे थे। मीनाक्षी, इस एरिया में हम खुद गए थे और इस यूनिट के साथ थे, तो अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स उनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो करीबन 5 से 6 जवान हैं अभी बहुत ही ज़्यादा गंभीर तौर पर वो भी चोटिल हुए हैं और उनको स्टेबलाइज करने की लगातार कोशिश की जा रही है। चूँकि मौसम बदल चुका है, काफ़ी बर्फ़ है, स्किड गाड़ियाँ हो रही हैं, बर्फीली एरियाज़ में गाड़ियों को चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए दुखद घटना एक्सीडेंट के तौर पर हुई है। हालांकि अभी इस पे और जांच की जा रही है। बहुत दुखद है, 10 जवानों की शहादत हो गई है। जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, 5 जवान बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।